आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी लोगों को? सभी लोग कंफर्म कर दो मुझे। भूमिका जी, रुचि जी, चंदन जी। हाँ सर, हाँ सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक है। ओके, तो सबसे पहले जो हम अ, अपना जो कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसको हमने नाम दिया है पीएमडी। सो पी फॉर मींस प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, एम मतलब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, एंड डी मतलब डीएनए एस्ट्रोलॉजी। और प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि जो हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो वो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी नहीं है। प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में हम जो लाइफ के जर्नल इवेंट होते हैं वो हमें प्रिडिक्ट करना सीखना है। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मेडिकल रिलेटेड हमको प्रिडिक्शन करना सीखना है ना। और डीएनए एस्ट्रोलॉजी में हम बेसिकली वी विल टॉक अबाउट द सफरिंग्स एंड व्हाट आर द कर्सेस, उसके बारे में हम बात करेंगे। हाउ वी कैन हेल्प आर क्लाइंट, कि अगर कोई कर्स है कुंडली में तो उसको कैसे हम किसी तरीके से उसकी हम इंटेंसिटी को कम कर दें, है ना। या क्या उपायों के थ्रू उस डीएनए को हम कंप्लीटली उसको जो है कट कर दें, तो वो हम करेंगे। तो इसलिए इसका प्रोग्राम का नाम है पीएमडी। तो प्रिडिक्टिव वर्ड से आप कंफ्यूज मत होना। प्रिडिक्टिव तो आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी हम प्रिडिक्शन ही करेंगे, ठीक है। तो इसका बेसिकली आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो कि एसेंस है ज्योतिष विद्या का। जो जब हम ज्योतिष की जर्नी शुरू करते हैं तो उसका एसेंस है जिसको हम बोलते हैं डेस्टिनी या बोलते हैं प्रारब्ध। और उसमें हमको ये एक क्वेश्चन रहता है कि हमारा कर्म का रोल प्ले करता है नहीं करता, हमारे कर्म रोल प्ले करते ही नहीं करते, है ना। तो मैं अपनी थ्योरी बताता हूँ जो मुझे लगता है मेरी रिसर्च में। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रारब्ध में है, यानी जो भाग्य में लिखा है, वो हमको मिलेगा। यानी कि रिकॉर्डिंग नहीं ऑन किया है सर। ओ सॉरी सॉरी, या गुड दैट यू रिमाइंडेड मी, थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ओके, सो पहले वाला पोर्शन रह गया, मैं उसको रिपीट करता हूँ। जैसा मैंने बताया कि हमारे इस पीएमडी प्रोग्राम में का जो मतलब है वो प्रिडिक्टिव है, और एम स्टैंड फॉर मेडिकल, और डी फॉर डीएनए एस्ट्रोलॉजी। तो जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है वो भी हम प्रिडिक्शन करेंगे, तो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेडिकल प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। ओके, हम इसको एक नाम ये दे सकते हैं, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3। तो सेमेस्टर 1 में हम प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के जो जनरल मेजर इवेंट होते हैं लाइफ के, अदर देन द मेडिकल पार्ट, वो हम करना सीखेंगे। जिसमें लाइफ में बहुत इवेंट होते हैं, जैसे जॉब है, मैरिज है, चाइल्ड बर्थ है ना। इस तरीके के इवेंट सीखेंगे, या फॉरेन ट्रैवल है, या हायर स्टडीज़ है, जॉब ट्रांसफ़र है, वो हम सीखेंगे। और तो ये, या प्रॉपर्टी का इवेंट करना सीखेंगे। तो ये मेजर इवेंट है लाइफ के। क्लाइंट आपके पास यही क्वेश्चंस पूछने मेजर आएगा। और अगर कुछ रहा तो वो हेल्थ रिलेटेड पूछने आएगा। और अगर उन सब में उसको प्रॉब्लम रही तो वो बोलेगा कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कुंडली या मेरे घर में कुछ श्रापित कुंडली है, कुछ ऐसा है, तो वो हम डीएनए से समझेंगे। अगर वो नहीं भी बोलेगा तो हमको खुद समझ में आएगा ये कुंडली कर्ज कुंडली है, तो वो हम उसकी हेल्प लेंगे डीएनए एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। तो एसेंस जो है ज्योतिष का, अगर हम देखिए, हमारा पर्पज़ होता है क्लाइंट की मदद करना, चाहे वो प्रिडिक्शन के लिए आ रहा हो, चाहे वो कोई हेल्प के लिए आ रहा हो, ठीक है। तो बेसिकली हम एक टाइमिंग बताते हैं कि भाई इस इवेंट, इस समय पे ये आपके साथ कार्य हो सकता है, या कोई किसी तरीके का मिसहैप या प्लेजेंट इवेंट हो सकता है। नहीं, हम बताने की एक कोशिश करते हैं कि भाई इस समय पे हमें दिख रहा है। और अगर हमको कोई अनप्लेजेंट इवेंट दिखता है तो हम कुछ ना कुछ उपाय देकर उसकी इंटेंसिटी को कम करने की कोशिश करते हैं। बट अब यहाँ पे एक कैच है। वो कैच ये है कि मैंने यहाँ पे, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो प्रारब्ध में लिखा है वो इट विल डेस्टिन टू हैपन फॉर श्योर। जो विधि की योजना भगवान ने हमारे लिए तैयार की है, जो उन्होंने सोचा है, वो होकर रहेगा, ठीक है। उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसके अंदर भी लेयर्स हैं। हम क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उस इसमें भी लेयर्स हैं। इसलिए हमने डीएनए एस्ट्रोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। ओके, और देखिए,
कोई भी कार्य को जब हम बात करते हैं, तो अगर हम इंग्लिश में बोलें तो एक वर्ड है कॉज एंड इफेक्ट। तो कॉज एंड इफेक्ट पे बहुत सारी बुक्स भी आपको मिलेंगी, मैंने भी इस पे एक बुक लिखी हुई है। तो कॉज एंड इफेक्ट में मतलब ये, कॉज का मतलब है कारण, इफेक्ट का मतलब है कार्य या हेतु या वाय। तो कॉज का मतलब होता है कि कारण में कार्य का छुपा रहना, कारण में कार्य का छुपा रहना। तो कारण को आप मान सकते हो सीड, सीड मतलब बीज मान सकते हो कि बीज में वो जो फल है या जो हेतु है वो छुपा हुआ है। ठीक है, अगर उस बीज में वो क्षमता नहीं है या वो पोटेंशियल नहीं है उस बीज को परिणत होने में एक वृक्ष में, तो वो कार्य नहीं होता। इसलिए हमको लगता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो उसका हमें परिणाम नहीं मिल रहा। बट याद रखिए, अगर कारण में पोटेंशियल नहीं है तो वो कार्य में परिणत नहीं होगा, वो चीज नहीं होगी चाहे हम कितना भी ज्योतिष कर लें। तो ये समझाना आपको बहुत जरूरी है कि हर कॉज में, हर कारण में आपको जरूरी नहीं है या आपको अपने क्लाइंट को उसको परिणत कर दें एक वृक्ष रूपी फल में, वो जरूरी नहीं है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि कॉज जो है उसमें वो पोटेंशियल होना जरूरी है। अब जैसे बहुत सारे दर्शन शास्त्र हैं जो कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं, जैसे सांख्य दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, और एरिस्टोटल का नाम आपने सुना होगा जिसको हम अरस्तु भी बोलते हैं, उन्होंने भी इसके बारे में लिखा है। तो उन्होंने, और हमारा जो दर्शन शास्त्र है हमारा, उसमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं जिसमें उन्होंने बात की है उपादान कारण की, जिसको हम मटेरियल कॉज बोलते हैं। उन्होंने बात की है एफिशिएंट कॉज की, ठीक है, जिसको हम निमित्त कारण बोलते हैं। फिर उन्होंने दो कारण और दिए एरिस्टोटल ने। तो एक उन्होंने स्वरूप की बात की है और एक उन्होंने परिणाम की बात की है। यानी कि इसका मतलब क्या है, जो हम बात करें मटेरियल कॉज, एफिशिएंट कॉज, है ना, स्वरूप कॉज और प्रयोजन कॉज, तो इसका मतलब क्या है। देखो, एरिस्टोटल ये कहते हैं, अरस्तु ये कहते हैं कि अगर कारण में बीज, अगर हम ये बोल दें कि बीज वृक्ष में परिणत हो जाएगा तो इतना इनफ नहीं है। अरस्तु कहते हैं कि भाई उस बीज को पानी भी चाहिए, उस बीज को सनलाइट भी चाहिए, उसको अपने आसपास वो सराउंडिंग्स चाहिए, उसी को हम देश काल पात्र बोलते हैं ज्योतिष में। अगर देश काल पात्र हेल्प नहीं कर रहा है एज अ, आप समझ लीजिए प्रयोजन स्वरूप, या मान लीजिए जो साथ में सराउंडिंग्स हैं, तो वो परिणित नहीं होगा। तो मटेरियल कॉज होता है, आप ऐसे समझिए मटेरियल कॉज होता है, जैसे घड़ा बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, तो जो मिट्टी है वो मटेरियल कॉज है, और जो मिट्टी से घड़ा बना रहा है कुम्हार, वो कौन है, इफिशिएंट कॉज है वो, है ना, वो इफिशिएंट कॉज है। तो भगवान ने ये प्रकृति बनाई, तो भगवान कौन हुए, ईश्वर ने ये प्रकृति बनाई, तो ईश्वर कौन हुए, इंस्ट्रूमेंटल कॉज हुए जिन्होंने बनाई, और जिस पदार्थ से बनाया वो क्या हुआ, मटेरियल कॉज। अगर हम इस फिलॉसफी को अपने डेली लाइफ में, डे टू डे रूटीन में हम इसे कर्म से जोड़ें, तो हम ये पाएंगे कि कर्म को भी परिणित होने के लिए उसका स्वरूप जैसा आप चाहते हैं वैसा हो, वो सराउंडिंग्स भी आपकी मदद करनी चाहिए। अगर आपके आसपास वो देश काल पात्र नहीं है तो वो परिणित नहीं होगा। इसलिए सांख्य दर्शन बोलता है अपने कारण और कार्य के फिलॉसफी में सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद की बात करता है। तो सत्कार्यवाद मतलब कि मिट्टी से सिर्फ मिट्टी की चीजें बनेंगी, घड़ा बनेगा, मिट्टी से सोने के आभूषण नहीं बन सकते। ऐसे ही सोने के आभूषण किससे बनेंगे, जब आपके पास स्वर्ण या गोल्ड होगा। यानी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसा आपका कर्म होगा वैसा आपको फल मिलेगा। आप सोचें कि भाई अभी मैंने कुछ कर्म ऐसा कर लिया है और मुझे वैसा मिलना चाहिए, जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो परिणित होगा भी नहीं होगा, हमको नहीं पता वो, है ना। हम सोच रहे हैं हम जो कार्य कर रहे हैं उससे ये चीज हो जानी चाहिए, बट ये हमको नहीं पता होता। किसी के केस में वो उसको फलस्वरूप मिल जाता है, वो परिणित हो जाता है, मगर किसी को वो नहीं मिलता है। तो आपको समझना चाहिए, अगर वो कारण स्वरूप कॉज में वो क्षमता नहीं है, वो पोटेंशियल नहीं है, तो वो तब्दील होगा ही नहीं। आपने देखा होगा कुछ वृक्ष आप लगाने की भी कोशिश करो, अगर बीज भी लेके आओ तो वो परिणित होता ही नहीं है।
समझ रहे हैं आप, चाहे कितना ही कोशिश कर लो, तो उस बीज में भी पोटेंशियल होना चाहिए, डिस्पाइट द फैक्ट इट हैज़ अ रिक्वायर्ड सनलाइट, इट हैज़ अ रिक्वायर्ड फर्टिलाइजर, इट हैज़ रिक्वायर्ड वाटर, बट बीज में भी वो पोटेंशियल होना चाहिए। अगर बीज ईश्वरी शक्ति चाहती ही नहीं है कि वो उसमें तब्दील हो, तो वो नहीं होगी। तो इसलिए सबसे पहले मुझे ये बताना ज़रूरी है कि हम जब बोलते हैं भाग्य की बात करते हैं ना, भाग्य मतलब प्रारब्ध, जो हम इस वर्तमान में अपने इस जीवन काल में जब हमने जन्म लिया, तो जो हमें प्रारब्ध मिला, ठीक, तो उसमें कुछ दुख भी होते हैं, सुख भी होते हैं। तो हम कहते हैं ना कि हमें दुख क्यों मिल रहा है, तो दुख को रोका भी जा सकता है। किस स्टेज पे? अप्रारब्ध स्टेज पे बीजम और कूटम पे रोका जा सकता है। ये पद्म पुराण में ऐसा वर्णित है, ऐसा संत लोग बताते हैं कि अगर हम गुरु सेवा, मातृ सेवा, प्रभु सेवा, पितृ सेवा करते हैं, तो हम उस अप्रारब्ध को बीज में, और बीज से वो जब वो जब वो फ्लरिश करेगा, है ना, तो वो बेसिकली हम उसको वहीं पे रोक सकते हैं, अप्रारब्ध या बीजम स्टेट में ही, उसके स्लीपिंग स्टेट में ही उसको हम रोक सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम गुरु सेवा या मातृ सेवा, पिता सेवा, भातृ सेवा, प्रभु सेवा करते हैं, जिसमें कि किसी भी तरीके का वो म्यूचुअल वो नहीं है कि हम ये कर रहे हैं तो हमको वो चाहिए, अगर वो नहीं है तो डेफिनेटली फॉर श्योर वो प्रारब्ध में कन्वर्ट नहीं होगा, फॉर श्योर। देखिए, आप एक बात जान लीजिए, कुछ भी अच्छा काम आप करते हैं, कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं, तो आपको उसका जो ग्रैटिट्यूड बोलिए, या उसको आप बोलिए कि जैसे थैंकिंग नेचर बोलिए, वो होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो ग्रैटिट्यूड नहीं है, उसका एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने कोई अच्छा काम किया और रास्ते से आप अपने घर की तरफ आ रहे हैं, और आपको एक छोटी मोटी इंजरी हो गई, आप टू व्हीलर पे हैं, साइकिल पे हैं, और आपको लगा है मेरे साथ क्या हो गया, मेरे हाथ में चोट लग गई, अननेसेसरी मैं गिर गया, पैर में चोट लग गई। मगर ये सिर्फ ऊपर वाला भगवान ही जानता है, ईश्वर को, कि जब आप आ रहे थे रास्ते में, तो आपने कुछ वहाँ पे किसी भूखे को खाना खिलाया था, किसी जीव को आपने खाना दिया था, तो भगवान ने उसके फलस्वरूप ये सोचा कि भाई, इस पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष की आज कोई बहुत ज़्यादा मिसहैप, मेजर घटना हो सकती थी, कोई मिसहैप नहीं हो सकती थी, मगर इसने एक अच्छा कार्य किया, तो मैंने उसको वो कन्वर्ट करके इसमें तब्दील कर दिया। हमको वो समझ में नहीं आता है, हम जीव में वो उतना जिसे बोलते हैं विवेक नहीं होता, उतनी विजडम नहीं होती, हम उसको समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हमको चोट लगी है, हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया है, हम अपने प्रारब्ध को लेके हम चिंतित रहते हैं। मगर जब भी हम अच्छा काम करते हैं, तो उसका फल आपको मिलता है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, अगर मैं जब भी बोलूँ कि प्रारब्ध चेंज नहीं हो सकता, तो ये भाग भी सकते हैं, और अगर मैं बोलूँ कि अच्छे कर्म करने से भाग्य भी तब्दील हो जाता है, तो ये बात भी सकते हैं। तो आपको दोनों बातों को सच मानकर चलना पड़ेगा। तो हमारे इस कोर्स का जो जो बेस है ना, फाउंडेशन है, वो यही है। तो यहाँ पे अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछिए आप, और अदरवाइज वी विल मूव ऑन। सर, जैसे आपने प्रभु भक्ति, गुरु सेवा, मातृ सेवा, पितृ सेवा ये सब बताया, ठीक है। तो नाउ डेज ऐसा भी होता है ना कि लोग पेरेंट्स को अपने साथ रखते हैं, लेकिन उनके साथ वो अच्छे से बिहेव नहीं करते, तो सर वो मातृ सेवा का फल उनको मतलब वैसा नहीं मिलेगा ना, जितना प्योरिटी से मन से आप करते हैं। देखिए, हम जो जीव है ना, हमारे अंदर एक चेतना है, उस चेतना को दर्शन शास्त्र में ब्रह्म की संज्ञा दी गई है, ठीक है। उससे हम झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है। हम अपने शरीर से झूठ बोल सकते हैं, जो हमारे अंदर चेतना है, जो कॉन्शियस है, उससे हम झूठ नहीं बोल सकते, करेक्ट। तो वो जो चेतना है ना, उस चेतना को ब्रह्म बोलते हैं। तो उस ब्रह्म को सब कुछ पता है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा किस इंटेंट से कर रहे हैं, उनको सब पता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम जैसी हमारी भावना होगी, जैसा हमारा चित्त लगेगा किसी कार्य में,
फल भी हमको वैसा ही मिलेगा। तो अगर आपका चित्त साफ है, आपका कॉन्शियस क्लियर है, तो आपको फल भी फिर वैसा ही मिलेगा। तो हम अपने जो चेतना स्वरूपी जो ब्रह्म हमारे अंदर है, वो उससे हम झूठ नहीं बोल सकते। वो जो चेतना है वो इटर्नल है, वो चेंज नहीं होती। हमारा शरीर चेंज है, और क्या बोलते हैं, इसके अंदर आप व्याधि भी देखोगे, ठीक है, और रोग भी देखोगे, सब कुछ देखोगे, बट हमारे अंदर जो चेतना है वो इटर्नल है। वो कभी चेंज नहीं होती है। हम चेतना हमेशा एक समान रहती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जैसा हमारी चेतना होगी हमको वैसा ही फल मिलेगा, ठीक है। और बताइए। सर इस स्लाइड में ये कुटुम्ब क्या है? सी बेसिकली बीज, जब हम ऐसे समझ सकते हैं, जब बीज स्प्राउट मतलब हो रहा है, उसको हम कूटम कह सकते सर हैं। ये चारों वर्ड्स की एक बार मीनिंग समझा देंगे? देखिए प्रारब्ध का तो पता चल गया, अप्रारब्ध, अब लेकिन बीजम और कुटुम्ब। देखिए, बीजम मतलब जैसे बीज का सिंपल मतलब है सीड। बीजम मतलब ये संस्कृत वर्ड है, तो उसका सिंपल मीनिंग है इंग्लिश में सीड। जब वो सीड स्प्राउट बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, उसको हम कूटम बोल रहे हैं। जब वो स्प्राउट उसमें जब कह सकते हैं हम फल फूल आने की चेष्टा हो रही है, तभी शुरुआती दौर में। और जब वो पूरी तरीके से फल रूपी जिसको बोलते हैं वृक्ष में तब्दील हो जाए, तो उसको हम प्रारब्ध बोलते हैं कि अब वो फल पक चुके हैं, अब उसके हमें फल मिलना बिल्कुल तय है, उसको हम रोक नहीं सकते। ये है। सीक्वेंस भी इसको कैसे समझेंगे, जैसे अप्रारब्ध, बीजम, कुटुम्ब और प्रारब्ध, इसको अगर हाँ, सीक्वेंस में हमें समझना ना हो, क्योंकि व्हेन आई एम टेकिंग कंसल्टेशन ना, मेरा कंसल्टेशन अच्छा। 2 3 4 घंटे हम्म। चलता है। हम्म। तो कुछ चीजें मैंने जो सीखी है ना, मैं उनको कंसल्टेशन में लेती हूँ। तो सपोज ओके। मुझे एस्ट्रोलॉजी में इसको समझाना है, तो मैं कैसे समझाऊँ? नहीं, इसको आप ज्योतिष के हिसाब से नहीं समझाइए। इस जनरल नॉलेज के लिए हाँ, इस सर। इन जनरल मतलब इसे फिलॉसफी की तरीके से समझाइए। और फिलॉसफी के हिसाब से हम ये बोलेंगे कि देखो, मैं थोड़ा सा आपको पहले, सबसे पहले फोर्थ स्टेप बताता हूँ। प्रारब्ध, देखो प्रारब्ध मतलब कि जो वो फल जिसको हमको टेस्ट करना ही करना है, उससे हम बच नहीं सकते। अब वो चाहे बिटर हो या स्वीट हो, वो हमको मिलना ही मिलना है। अब हमें वो बिटर या स्वीट क्यों मिल रहा है, डिपेंड करता है ऊपर की 3 अवस्था पर। तो जो अप्रारब्ध है, यानी कि ये मान लीजिए कि जब जन्म हुआ किसी जातक का, किसी बच्चे का जन्म हुआ, और मान लीजिए उस जातक के लिए 20 से 25 वर्ष का कुछ समय पे भगवान ने निर्धारित किया है कि भाई इस समय पे इसके साथ कुछ मिसहैप होना है। सपोज करो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे एग्जांपल हम मार्कंडेय ऋषि जो बालक थे उनका लेते हैं। तो उनको जब माता पिता को ये वरदान दिया भगवान शिव ने कि भैया तुम ऐसे बालक का एक मतलब उन्होंने वर मांगा कि मुझे संतान की प्राप्ति हो। तो शिव ने बोला देखो तुम्हें ऐसा बच्चा मिलेगा, या तो उसकी आयु लंबी बहुत होगी मगर वो उतना बुद्धिमान नहीं होगा, मगर एक बालक होगा वो 12 वर्ष का होगा वो मगर बहुत बुद्धिमान होगा। तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा बच्चे होने का वरदान दीजिए कि जो मेरे घर में बालक आए वो भले ही 12 वर्ष का हो मगर बुद्धिमान हो, विजडम से भरा हो। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, तथास्तु। अब वो क्या है, जब वो बालक का जन्म हुआ, ठीक है, तो उस जो प्रारब्ध में उसके क्या लिखा था कि 12 साल से ऊपर उसको जीवित नहीं रहना है। बट भगवान की कृपा कह लो या बच्चे के उसके संस्कार कह लो जो माँ बाप ने दिए, जो कि हमें हमें अपनी संतान को या अपने शिष्यों को देना है। वो क्या, हम उसे बताएं कि भाई आप अपने जो संस्कार को इतना अच्छा रखो कि हम लोगों से आशीर्वाद स्वरूप जो है बहुत अच्छे मतलब पुण्य कर्म उनसे लें, ठीक है, या उनसे आशीर्वाद लें। तो जो प्रारब्ध को पहुंचना है अप्रारब्ध से, वो स्लीपिंग स्टेट में ही रहेगा। अप्रारब्ध जो है स्लीपिंग स्टेट में ही रहेगा। वो बीजम और कूटम तक नहीं जाएगा। मतलब ये कि जो मार्कंडेय ऋषि हैं, जब उनका जन्म हुआ, ठीक है, तो कहने का मतलब था जब उनके पास उनके आश्रम में आपने सुना होगा ऋषि का नाम सनक, सनंदन, सनातन, इनका आप नाम सुना होगा। तो ये उनके आश्रम में आते हैं तो उनके पाँव छूते हैं, तो वो आशीर्वाद देते हैं कि भाई आयुष्मान मतलब होने का सदा
उनको आयु का वरदान देते हैं, तो वो भी अचंभित हो जाते हैं उनके माता पिता कि भाई ये कैसे, एक तरफ तो भगवान शिव ने बोला है, तो कहने का मतलब है कि उनके आशीर्वाद से वो बीजम और कूटम तक में भी नहीं गया, वो अप्रारब्ध स्टेट में ही रहा वो। आप समझ रहे हैं? तो अगर मतलब इस एग्जाम्पल से मैं ये बोल सकता हूँ कि वो बीजम और कूटम तक में भी नहीं गया। अगर मेरे पास कोई और एग्जाम्पल आएगा एज वी मूव ऑन, तो अगर मेरे पे कोई बीजम वाला कोई ऐसी कथा मुझे याद आती तो मैं जरूर शेयर करूंगा, या कूटम वाली की बीजम में ही वहां पे जो है नलीफाई हो गया। नलीफाई हो गया मतलब वो प्रारब्ध तक पहुंचेगा ही नहीं वो। तो अगर मेरे पे कोई ऐसी कुछ ऐसे कर्मा जो प्रारब्ध के रूप में हमें नहीं भोगने पड़ेंगे, दिस इज कॉल्ड अप्रारब्ध, वी कैन कंसीडर लाइक यस 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 यस। तो जैसे जैसे मेरे पास और जब हम और माइथोलॉजी के थ्रू सीखेंगे और अपने पुराणों से जो हम कथाएं सीखेंगे, तो उसमें मैं बताता रहूँगा। तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल अप्रारब्ध का आप मार्कंडेय ऋषि का लो कि उनको जो उनको आशीर्वाद मिला, सनक सनंदन सनातन जो 4 ऋषि थे, तो वो अप्रारब्ध स्टेट में ही रह गया वो। जो उनको उनको क्या मिला था वरदान कि भाई 12 साल के तक ही वो जीवित रहेंगे, तो वो अप्रारब्ध में ही रहा, प्रारब्ध तक वो जाएगा ही नहीं, बीजम तक भी नहीं जाएगा वो, तो इसलिए उनकी लंबी आयु का उन्हें वरदान मिला। तो मोटा मोटा जस्ट अ फिलोसफी, बट एज वी मूव ऑन हम धीरे धीरे इसको और डीप में समझेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है ना। अच्छा, अब हम जब हम बात करते हैं ज्योतिष की, तो इसमें कुछ डूज एंड डोंट्स भी हैं। अब वो क्या है मैं आपको बताता हूँ कि हमें कुछ चीज़ों से बचना है, कुछ चीज़ें हमें करनी है। अब देखो, सबसे पहले जो हमें बचना है वो क्या है कि अ, हम क्योंकि हम क्यूरियस हैं, तो हमको मन करेगा कि हमको जहाँ से भी कहीं से भी सोशल मीडिया से नॉलेज मिले तो हम उसको ग्रहण करें। तो जिसमें वन ऑफ दम इज़ यूट्यूब, है ना। तो यूट्यूब पे या कहीं सोशल मीडिया पे आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, जो कि आपका मन करेगा कि भाई हम ये भी जाने वो भी जाने। मगर मैं आपको मोटा मोटा आज की पूरी क्लास में बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ आपको नहीं करनी है और क्या चीज़ करनी है। तो जो नहीं करनी है कि आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल डिटैच रहना है। कोई भी वीडियो, किसी भी तरीके की कोई भी पोस्ट आपको पढ़नी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि पोस्ट पढ़ोगे तो उससे प्रभावित हो जाओगे, वीडियो सुनोगे तो उससे प्रभावित होगे। और जनरली आपको दिखाई देगा कि वन लाइनर प्रिडिक्शंस आपको इस तरीके की पोस्ट दिखाई देंगी, आपको भी लगेगा कि मैं भी वन लाइनर प्रिडिक्शन कर लूँ। तो वो एक पॉकेट डिक्शनरी की तरह काम करती है, मगर उससे आप एक अच्छे सर्जन नहीं बन सकते। हम एक छोटे मोटे डॉक्टर बन सकते हैं, वो भी ऐसे जिनके पास डिग्री नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप उन चीज़ों से बचेंगे, सोशल मीडिया से बचेंगे, यूट्यूब से बचेंगे, आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं देखनी है। सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे ट्रांजिट, ट्रांजिट में भी और उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बोला जाएगा गंडांत, मुझे भी नहीं पता क्या है ये। फिर नवांश, बहुत बहुत सबको मतलब ऐसा टॉपिक लगता है कि भाई नवमांश ना हो गया, पता नहीं कौन सी बहुत बड़ी चीज़ होगी। फिर उसमें भी बहुत गहरे गहरे ऐसे आपको सुनने को मिलेंगी, ये पुष्कर नवांश, है ना। ऐसी बहुत चीज़ें सुनने को मिलेंगी आपको कि भाई ये क्या है, तो ये भी नहीं पढ़ना, वर्गोत्तम नवांश। फिर दशमांश पढ़ोगे तो जो करियर के बारे में, D60 ट्विंस के केसेस में हम पढ़ेंगे सब, मगर हम वैसे पढ़ेंगे जैसा मैं आपको बताऊंगा। आपको वैसा नहीं पढ़ना है जैसा आप यूट्यूब पे दिखाया हुआ है कि दशमांश है तो वहाँ पे सन को देखो कि वहाँ से वो कितनी दूर बैठा है, यहाँ तो नहीं बैठा, ये तो नहीं बैठा, ये सब नहीं देखना, क्योंकि इनमें कोई वैलिड सत्यता नहीं है। इनको किसी ने अपने कार्य से, अपनी रिसर्च से किसी ने इसको वैलिडेट नहीं किया है, तो आप वो नहीं देखोगे। ऐसी आपको जब हम बात करते हैं D60 चार्ट में, तो D60 चार्ट में ट्विंस के केसेस में बात की जाती है कि भाई 2 बच्चों के जन्म में सिर्फ 1 मिनट का फ़र्क है, या 2 सेकंड या 3 सेकंड। तो उसमें बोला जाता है कि भाई D60 में 2 सेकंड का भी फ़र्क हो, तो 2 मिनट का फ़र्क हो, 30 सेकंड का फ़र्क हो, तो कुंडलियाँ बदल जाती हैं। ये भी सब बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड चीज़ें हैं, इनसे भी आपको बचना है। ये चीज़ें नहीं करनी है आपको, वो मैं सब बताऊंगा आपको कैसे चीज़ें देखनी है। अब भृगुनंदी नाड़ी बहुत फेमस है, तो भृगुनंदी नाड़ी में बात होंगी, बार बार हर वीडियो में आप सुनोगे जीव कारक, बृहस्पति इज जीव कारक, केतु इज मोक्ष कारक,
और सैटर्न इज कर्म कारक, ऐसे बहुत सुनोगे, है ना। और फिर उसके ऊपर कुछ भी जो कंटेंट होगा आपको लगेगा कि बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, मगर उसका वो प्रिडिक्शन में कैसे यूज होता है, क्या यूज होता है, मैं तो रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसका कोई आधार नहीं है, उसकी कोई रिसर्च नहीं है, ठीक है। ऐसी नक्षत्रों पे आप बहुत वीडियो देखोगे, हजारों वीडियो देखोगे कि फला नक्षत्र इससे जुड़ा हुआ है, फला नक्षत्र उस स्टोरी से जुड़ा हुआ है, तो उससे भी प्रिडिक्शन नहीं होती है, ठीक है। ये जस्ट ये एक मेटाफर है, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच, जिसे अलंकार बोलते हैं ना। ये सब चीजें एक अलंकार के रूप में ठीक है, बट ये डेली लाइफ में काम नहीं आती है। और जब आपके पास चार्ट आता है तो ना आपके पास टाइम है कि मैं पुष्कर नवांश देखूं, मैं D60 देखूं, मैं जीव कारक से देखूं, मैं मोक्ष कारक से देखूं, मैं नक्षत्र से देखूं, क्योंकि जब और ये ट्रांजिट से देखूं, उसमें भी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए गंडांत में देखूं। ये तो मैंने जस्ट अभी 5-6 पॉइंट लिखे हैं, हजारों पॉइंट हैं। आप सोचोगे मैं देखूं किससे, मैं तो उस वाले यूट्यूब से भी प्रभावित हूँ, मैं तो एक उस यूट्यूब से भी प्रभावित हूँ। आपको लगेगा कि मैं किस किस से देखूं, तो वो सब आपको नहीं करना है। ऐसी वक्री प्लैनेट, यानी जिसको हम रेट्रोगेशन बोलते हैं, उसमें होता है कि वो चीज़ रिपीट होगी। वक्री का मतलब वो हर चीज़ रिपीट से बोलते हैं, तो वक्री को भी ऐसे कभी चेक नहीं करते हैं, ठीक है। मूल त्रिकोण राशि की बात करते हैं या नॉर्मल राशि की भी बात करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि भाई राहु की मूल त्रिकोण राशि, कोई बोलता है कि भाई वैसे तो इसकी 2 राशि है राहु की, वृषभ और मिथुन। फिर कोई बोलता है मूल त्रिकोण राशि इसकी वृषभ है। बोलते हैं केतु की 2 राशि हैं, स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस। फिर उसमें केतु की बोली जाती है मूल त्रिकोण राशि सैजिटेरियस है। मगर इससे क्या पता चला, मतलब इससे हमने कर क्या लिया है, उसकी राशि है तो उससे क्या पता चला। अगर शनि की राशि कैप्रिकॉन है और शनि की राशि एक और क्या बोलते हैं कुंभ राशि है, और उसकी मूल त्रिकोण राशि भी कुंभ है, राहु की भी कुंभ है, तो इससे हमने कर क्या लिया, मतलब इससे हमने प्रिडिक्शन में हमें क्या हेल्प मिली, कुछ भी नहीं मिलती। अगर हमने कहा कि भाई मंगल की 2 राशियां हैं, मेष है और एक स्कॉर्पियन राशि है, ऐसे हमने बोला कि भाई शुक्र की भी 2 राशि हैं, वृषभ और तुला, ठीक है। और तो उससे क्या हो गया, मतलब वो राशि है तो उससे क्या हो गया। तो कहने का मतलब है, ये मैं सब आपको बताऊंगा, क्योंकि आप बोलोगे कि सर जब राशियां हैं तो फिर तो सर राशियां तो ऐसी याद की जाती है, हमने तो खूब याद की है। मगर मैं आपसे ही पूछता हूँ, याद करके मतलब आपने क्या किया, उससे कर भी क्या लिया याद करके आपने। शनि की राशि याद करके आपने क्या कर लिया। अगर शनि मान लो कैप्रिकॉन राशि में केंद्र घर में बैठा, तो कोई बोल देगा भाई शशि हो गया, तो इससे क्या हो गया। तो सर मैंने जो सीखा हम्म, है ना, तो हम्म, शश योग में अगर हम्म, अगर केंद्र में शश योग बन रहा है, हम्म। तो मैंने जो प्रीवियस में सीखा है वो टीचर ने मुझे ऐसे